नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबर की ओर। वैश्विक पटल पर उभरता मध्य प्रदेश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक सम्मेलन 2026। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बता दें कि यहाँ शामिल होंगे। पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर सत्र को करेंगे संबोधित और इसके साथ ही दावोस में एमपी की सशक्त और प्रभावी भागीदारी और इसके साथ ही बता दें कि सत्र का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव यहां संबोधन करेंगे और इसके साथ ही वैश्विक पटल पर उभरता मध्य प्रदेश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक सम्मेलन 2026। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां सहभागिता करेंगे। इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर सत्र को संबोधित भी करेंगे। एमपी की सशक्त और प्रभावी भागीदारी यहां देखने को मिलेगी और इसके साथ ही दावोस में सत्र का आयोजन। वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश की मजबूत उपस्थिति दर्ज होने जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसके साथ ही आयोजित इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वे मध्य प्रदेश की निवेश संभावनाओं, पर्यटन नीति और राज्य में उपलब्ध सुविधाओं को वैश्विक निवेशकों के सामने रखेंगे। दावोस में मध्य प्रदेश की भागीदारी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय निवेश मानचित्र पर और सशक्त बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित मध्यांचल उत्सव 2026 में सहभागिता की। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यांचल उत्सव प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का अवसर मिलता है और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिलती है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय प्रशासन और आयोजन समिति को सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि सरकार संस्कृति, कला और युवाओं के प्रोत्साहन के लिए लगातार कार्य कर रही है। बुद्धिमत्ता भी है, उनकी बुद्धिमत्ता भी है और उनकी अपनी सिद्ध हस्तता भी है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर ही मौजूद सुश्री रेखा सक्सेना जी, अध्यक्ष दिल्ली राजनीतिक विज्ञान विभाग विश्वविद्यालय की अध्यक्ष हैं, आपका भी अभिनंदन। प्रोफेसर संजय वर्मा जी, मैं पहले से आपसे भी परिचित हूं। ये हमारे माननीय प्रभात झा जी के साथ भी आप रहे लंबे समय तक और इस आयोजन के सच में मेरा दिल्ली आना सार्थक हो गया। हमारे लिए इतने सारे युवा मित्र मिल गए, आनंद आ गया। और ये हमारा मध्यांचल उत्सव मध्यांचल समिति द्वारा इसी के बैनर तले मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सारे विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं। माननीय संगठन मंत्री जी मौजूद है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कई सारे संयोग अच्छे बने हैं। एक राजनीतिक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के ये दुनिया का, खास करके इस संदर्भ में बोल रहा, मैं दल के कारण नहीं बोल रहा हूं, दुनिया का सबसे युवा देश भारत और दुनिया के सबसे युवा देश में भी दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश भारत और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का युवा अध्यक्ष आज अपने दायित्व का निर्वहन करने जा रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। इस नाते से हम विश्व पटल पर वो 3-4 स्वनाम धन्य हस्तियां देखते हैं और उनके दिए गए वक्तव्य, उनके किए गए, उनके देश के संदर्भ में वैश्विक पटल पर जब वो अपने निर्णय लेके दिखाते हैं तो 2-3 देशों में से आप कभी कल्पना करो, एक के बाद एक देश, लेकिन लंबे समय तक दुनिया के सबसे युवा देश का लगातार निर्वाचित ढंग से नेतृत्व करने वाले वो एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हमारे लिए सौभाग्य की बात। कोई देश ऐसा जहां निर्वाचन का नाम क्या होता पता नहीं, कोई निर्वाचन के नाम पर बीच में गोता खा के डब्बा गोल करके आ गए, दोबारा मौका मिला तो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन आज जब मैं युवाओं के बीच बात कर रहा हूं
और खासकर ये स्वामी विवेकानंद की उस घोषणा के संदर्भ में देखता हूं, जो लगभग 125 साल पहले इसी देश के अंदर स्वामी विवेकानंद ने उस गुलामी के दौर में जब उन्होंने घोषणा की थी कि आने वाला भविष्य 21 शताब्दी भारत का होगा। सच मानो आपको ही थोड़ा होश होगा, थोड़ा आप में से हम में से कई लोगों को है, 2010, 11, 12 तक तो अंदाज लग रहा था कि क्या मालूम अपने महापुरुष की भविष्यवाणियां सत्य होती है, हो सकता कभी कभी नहीं भी हो। ऐसे जिस ढंग के लक्षण दिखाई दे रहे थे लाठेर साहब, लग तो नहीं रहा था कि ये ऐसा होगा, लेकिन अपनी आंखों के सामने देखते देखते 10-11 साल में कितना परिवर्तन आ गया, एकदम 360 का बदलाव आया। कहां भारत की कोई गिनती नहीं रखता था, अब भारत के बिना काम नहीं चलता, ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कितना आनंद आ रहा है। कोई सा ऐसा मंच वैश्विक कौन सा है जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता अगर इकट्ठा हो और मोदी जी अगर वहां हो तो उसके लिए क्या हो जाता, और मोदी जी की अनुपस्थिति क्या असर डालती। कितना अच्छा लगता है। मोदी जी बोले तो भी मजा आए और मोदी जी नहीं बोले तो लोग परेशान हो जाते हैं। कितना अच्छा लगता है। लोग को लगता है क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, तुम नहीं बोल रहे, हमारे मन नहीं बोलेंगे, तुम तो बोलते रहो, लेकिन बोलने वाला परेशान हो जाता है कि क्यों नहीं बोल रहे भाई, बताओ इनको, बुलवाओ। अब लेकिन ठीक है, अब गाजा के लिए भी पीस बोर्ड बन रहा है तो मोदी जी आना चाहिए। अमेरिका से आवाज आती है, अमेरिका के राष्ट्रपति की आवाज आती है, क्योंकि कोई निर्णय कर रहे हैं उस निर्णय को लागू कराने के लिए जो कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, देश की अंदर की नैतिक ताकत चाहिए। नैतिक ताकत आज किसी देश में है, हमें गर्व है, हमारे देश भारत में है और भारत के नेतृत्व में है। इसलिए आज पूरे दुनिया के अंदर जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो चूंकि ये बात सही है कि समय की सीमितता है, बहुत देर तक बात कर सकता था, लेकिन आपको ये निवेदन जरूर करना चाह रहा हूं कि आप यहाँ के अच्छे संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जरूर पढ़िए, आगे बढ़िए। लेकिन आज आप तो सब, आजकल तो चैट जीपीटी से लेकर सब जमाना है जिसमें आप अपने मोबाइल के माध्यम से सब जानकारी जुटा लो। आज देश के अंदर सर्वाधिक कम बेरोजगारी वाला दर वाला कोई राज्य है तो हमें गर्व है, वो मध्य प्रदेश से सभी युवाओं को जो रोजगार दिलाने में सक्षम सिद्ध हो रहा है। इसलिए आप पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन फिर घर आओ। घर पे आपकी अलग अलग प्रकार की मंजिलें इंतजार कर रही, जो आपके मुकाम तक पहुंचाएगी, आपके सपनों को रंग भरने के लिए मौका देगी। सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और सरकार के माध्यम से आप प्रदेश आगे बढ़ाओ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से हम सबको इसी एंगल से चलने की जरूरत है। कितने प्रकार से अपने माननीय मोदी जी के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं। हर राज्य के अंदर अनुकूलता है। आज इसी कारण से सारे राज्य अलग अलग तरह से, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, अब तो केरल में भी खाता खुल रहा है। अब तो एक के बाद एक इस जगह ऐसा लगता है कि कहां कहां कैसे कैसे यहाँ युवा ठगा गया। इसका उदाहरण सबसे बड़ा दिल्ली से बढ़ के कौन होगा। कहा झाड़ू लेके जाने वाले आदमी मालूम पड़ा कि झाड़ू समेत जेल जाने को तैयार हो जाए, लेकिन पद नहीं छोड़े। काय का पद के लिए लात मारने वाले उदाहरण, ये कैसा दिल्ली दिखाती तमाशा, ये दिल्ली के अंदर ही हो सकता है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2-4 बात करके खत्म करूंगा। हमारे राज्य के अंदर हमने अपने राज्य में, जैसा कि कहा गया है, सभी प्रकार की अनुकूलताओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए सर्वाधिक मौके सब क्षेत्रों में दे रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए वो जो श्याम ने कहा सही है, हमारे युवा नौकरी के पाने वाले बने, उनका मन है तो जरूर बने, लेकिन नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले भी बने। सरकार वहां भी हमारे युवाओं के साथ खड़ी है कि हमारे युवा हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे वो सभी क्षेत्रों में बढ़े। इसलिए कृषि भी लाभ का धंधा बने, कृषि मजबूरी का काम न बने। सिंचाई का रकबा बढ़ा करके 5 साल में डबल करने का टारगेट हमने लिया। मेडिकल कॉलेज 2 साल में, कहा 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज खुले, कहा 2 साल में हमने 7 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 3 साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। ये हमारे अपने काम करने की गति है। राज्य का बजट भी
2 साल के अंदर हमारा लगभग तेज गति से बढ़ते हुए 5 साल के अंदर राज्य का बजट डबल करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर मेडिकल कॉलेज अगर हम खोल रहे हैं तो केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे पीपीपी मॉडल पर लाठेर साहब मेडिकल कॉलेज अगर खोलना है तो हमने कहा 1 रुपए में मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर हम खुलवा रहे हैं। कि हमारा हॉस्पिटल 300 बेड का सरकार के माध्यम से एजेंसी को देंगे, 25 एकड़ जमीन भी देंगे, वो अपना पीपीपी मॉडल पर केवल हॉस्टल और पढ़ाने की व्यवस्था बना ले। लैब हमारी हॉस्पिटल के रूप में जो उनके काम आएगी, वहां वो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये सब हम निःशुल्क देने वाले हैं। और 10 साल तक वापस 10 साल बाद जब उनका वो 1200 बेड का हॉस्पिटल चला लेंगे, बना लेंगे, तब हमारा हॉस्पिटल हम ले लेंगे, ये मेडिकल कॉलेज हमारा खड़ा होगा। लेकिन एक और बात भी कही कि नीट के माध्यम से जिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3 लाख की फीस जमा होती, 4 लाख की जमा होती, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70-80 से लगा के 1 करोड़ तक की जमा होती, तो हमने निर्णय लिया कि हमारे राज्य के बच्चे अगर मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट स्तर में नीट में गवर्नमेंट के बाद नंबर लाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलती, तो हमने कहा सारे बच्चों की फीस सरकार भर देगी और उनके लिए ये लोन दे देंगे। 70-80 लाख, 1 करोड़ 5 साल में लगता है, तो ये हमारी तरफ से लोन दे देंगे। और बाद में जब डॉक्टर बने के निकलेंगे तो 4-5 साल हमारी सरकारी नौकरी कर लेंगे, हमारा पैसा हमारे पास, वो डॉक्टर बन के अपने घर के पास। ये सीधा साधा फार्मूला है, क्योंकि हमारे घर में हमारे पास डॉक्टरों की संख्या बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो अपने यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं सबको लोन दे करके, इसमें माननीय मोदी जी का फंडा भी साथ, कि हम अपने लोगों को सक्षम बनाना चाहते हैं, लेकिन सक्षम में हमारी उसकी वित्तीय व्यवस्था का भी पारदर्शी तरीके से, और केवल मेडिकल नहीं, हर क्षेत्र के अंदर अगर आप रोजगार देने वाली इंडस्ट्री में आप खड़ा करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है और 2000-4000 लेबर को काम देता है, तो प्रति लेबर 5000 रुपये महीना सरकार इंडस्ट्री वालों को देगी। इसमें इंडस्ट्री भी उनकी, इंडस्ट्री की कमाई भी उनकी, उससे निर्यात करना, अपने प्रदेश में खपाना, देश में खपाना, ये भी काम उनका। लेकिन चूंकि वो रोजगार दे रहे हैं, तो रोजगार देने के बलबूते पर बीजीएफ पर पर्सन हमारी तरफ से सरकार के माध्यम से इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे, वो युवा उद्योगपति को देंगे, ताकि वो अपने रोजगार के माध्यम से लोगों की जिंदगी बेहतर कर सके। इसलिए एक सेक्टर नहीं, अगर होटल खोलना चाहता है, होटल में भी बहुत रोजगार होता है। 50 करोड़ के होटल डाले 15 करोड़ माफ, 100 करोड़ की होटल डाले 30 करोड़ माफ, हॉस्पिटल डाले, हॉस्पिटल में 100 करोड़ का डाले तो 30 करोड़ माफ। ऐसे एक नहीं, 40-40, 60-60% तक की सब्सिडी लगातार सरकार के माध्यम से हर सेक्टर में, माइनिंग का सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा। आज की स्थिति यह है कि हमारे पास पूरे देश में सबसे सरप्लस बिजली कहीं है तो मध्य प्रदेश के पास। ये हमारे लिए सौभाग्य। दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चल रही है तो मध्य प्रदेश के करंट से चल रही है। हमको मालूम है मध्य प्रदेश का करंट बंद हो जाए तो मेट्रो पे संकट आ जाए। भगवान की दया है, बिजली बहुत है, चिंता नहीं है। लेकिन ये मान के चलो, जो बिजली दे रहे तो बिजली की दर भी कम दे रहे हैं। सबसे कम दर पर रिन्यूएबल एनर्जी कोई राज्य दे रहा है तो 2 रुपये 10 पैसे में हमारी राज्य के द्वारा देश को सप्लाई करने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। थर्मल पावर इंडस्ट्री के माध्यम से भी 5 रुपया 10 पैसे का भाव आमतौर पर बिहार से लेकर सारे राज्यों ने जब रेट निकाले तो उनके रेट ज्यादा, लेकिन हमारे यहाँ अपनी माइनिंग सेक्टर में भी सबसे ज्यादा गति से माइनिंग सेक्टर के अंदर अपने भारत सरकार की गाइडेंस में सबसे अच्छे ढंग से रोजगार दिलाने की। मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राज्य की दक्ष आयुष्मान पहल के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि दक्ष आयुष्मान पहल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस पहल के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में निगरानी, गुणवत्ता और पारदर्शिता को मजबूत किया गया है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गरीबों से कोई वास्ता नहीं है, वह केवल राजनीति के लिए गरीबों के नाम का इस्तेमाल करती है। शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार गरीबों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। मित्रों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया में ये चिट्ठी डाली है। इसमें सिग्नेचर हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के। ये पूरा झूठ का, फरेब का प्रमाण है कांग्रेस के। सच बात ये, कांग्रेस ने अपना आइडिया, आइडियोलॉजी और आइडियल तीनों छोड़ दिए। आइडिया होता है राष्ट्र प्रथम, देश का विकास। अब कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं। अगर जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी भी है तो देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए। आइडियोलॉजी गरीब कल्याण, तो गरीबों से तो कांग्रेस का वास्ता बचा नहीं। 1971 में कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटा दिए। अगर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर आए हैं तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आए। और आइडियल कांग्रेस कभी बताती थी पूज्य महात्मा गांधी जी को, और बापूजी कहते थे सत्य सबसे पहला और अहिंसा। अब सत्य पर कितना यकीन है कांग्रेस को, ये तो मैं प्रमाणित करूंगा। झूठ की दुकान, फरेब की फैक्ट्री, ये लगातार कांग्रेस चला रही है। देश को भ्रमित करने का काम कर रही है। और मैंने तो आज और सोशल मीडिया पे 2 वीडियो देखे, उसमें भी आदमी नहीं दिख रहे, वो भी एआई जनित। मैं कहना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी और राहुल गांधी जी से भी कि वो झूठ फैलाकर, झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, गलत जानकारी देकर कांग्रेस की जड़ें मजबूत नहीं कर रहे, खोखली कर रहे हैं। झूठ से काम नहीं चलेगा। झूठ की दुकान ज्यादा दिन चलती नहीं है। फरेब का पर्दाफाश होता है, सच सामने आता है। करना हो तो कोई ठोस काम करें। उन्होंने जो भ्रमित करने का प्रयास किया है, कहा जा रहा है मनरेगा की आत्मा नष्ट कर दी। हमने अधिकार दिया था। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने अधिकार दिया था लेकिन केवल कागजी अधिकार। क्या था बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान मनरेगा में? कहते थे अधिकार दिया है, लेकिन डिसएंटाइटलमेंट क्लॉज डालकर ये हुआ तो नहीं, ये हुआ तो नहीं, ये हुआ तो नहीं। मजदूर ने काम मांगा, लेकिन अगर उसने आके कहा नहीं तो नहीं मिलेगा। ये क्लास क्यों डाला था? आज मुझे कहते हुए संतोष है कि हमने उस क्लास को हटा दिया है। इस क्लास के रहते किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला गया। हाँ, एक बात जरूर उन्होंने सच कही। उन्होंने कहा कि मनरेगा से 10 करोड़ संपत्तियां बनी, उनमें से 8.5 करोड़ हमने बनाई। मोदी जी के नेतृत्व में बनी। अगर बनी तो बेहतर उपयोग करने की कोशिश हुई। मोदी जी तब थे जब कोविड में, मोदी जी जब प्रधानमंत्री तब भी थे, अब भी हैं। कोविड में 1,11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई। मनरेगा को बेहतर उपयोग करने के प्रयास हुए।
लेकिन इसमें जो कमियां थी और बेहतर उपयोग करने का प्रयास हुए, इसके प्रमाण ही है कि हमने लगभग 9 लाख करोड़ रुपया खर्च किए। कांग्रेस ने लगभग कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने 2 लाख करोड़ के आसपास खर्च किए थे। लेकिन बावजूद इसके जब लगा कि अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही, तब विकसित भारत के लिए विकसित गांव बने, इसलिए ये जी राम जी विकसित भारत जी राम जी योजना आई। अब ये जो कह रहे हैं 4 झूठे आरोप, आज मैं उनको मीडिया के माध्यम से उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं। राज्य सरकार ने भोपाल को मेट्रो सिटी बनाने के साथ साथ शहर के अंदर विकास कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सरकार का कहना है कि हर तरह की बाधाओं को दूर करते हुए योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। इस पहल से शहरवासियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुगम यातायात और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। हमारी सरकार जब सब क्षेत्रों के एक एक बंद पड़ी इंडस्ट्रियों के लिए वहां रोजगार के अवसर भी ढूंढ रही है, नवनिर्माण के लिए भी आगे बढ़ रही है, सभी प्रकार के वातावरण से निपटने का मध्य प्रदेश अपने आप में साहस भी जुटा रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम एक के बाद एक ऐसे नए काम को हाथ में लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का जो हमने निर्णय किया है, तो मेट्रोपॉलिटन से बाकी दायरा तो इसको बढ़ाया हमने 6 जिलों से जोड़ने का, लेकिन भोपाल के अंदर भी विकास की बहुत बड़ी अलग अलग प्रकार की जहां जहां रुकावटें, उन रुकावटों के बाधा हटा करके हम इसको विकास के कारवां में कदम से कदम मिलने के चलने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मेरा आना भी उसी कड़ी का एक हिस्सा था, जब हमने बीते साल इस जहर को हटाया और ये जो जानकारी आई कि पहली बार इस कैंपस में कोई मुख्यमंत्री आए, इस तरफ झांकना भी पसंद नहीं करते थे। कांग्रेस के शासनकाल में जो हालत हुई थी, मैं दोबारा इसलिए नहीं कहना चाहूंगा कि आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे कामों के आधार पर जब जहां कहीं कोई घटना हुई, दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना से सबक लेते हुए भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न घटे और ऐसी घटनाओं के बाद भी हमारा समाज अपनी धारा में बहता रहे, विकास का कारवां चलता रहे। सरकार का मतलब जीवंतता, और जीवंतता चुनौतियों को सहन करके साहस से आगे बढ़ने का अवसर देती है। इसलिए प्रधानमंत्री के शब्दों में आपदा में से अवसर निकालना और उत्साह बढ़ाना जनता का, ये आज का दौर इसी बात के लिए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मां कृष्ण पक्ष एकादशी के पावन अवसर पर भस्म आरती का आयोजन किया गया। तड़के ब्रह्म मुहूर्त में हुई इस दिव्य आरती में भगवान महाकाल का विधि विधान से पूजन किया गया। भस्म आरती के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। आरती के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल से सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। और इसके साथ ही बता दें कि भस्म आरती का आयोजन किया गया, जहां सभी श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। भक्तजन अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहां नजर आए हैं और सभी ने बाबा महाकाल के अलौकिक दर्शन प्राप्त किए हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।